बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी बी प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है यह, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है चूँकि इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। और 100 से अधिक यहाँ पर लगभग 100 की संख्या में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 75 करने होंगे, ऐसा आपको गाइडलाइन में दिया जाएगा। और आप जो है 100 प्रश्नों में से 75 प्रश्न कर सकते हैं, आपके पेपर पर अंकित होगा। कानपुर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर 100 में से 70 करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब 75। और इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय में भी हो सकता है आपसे कहा जाए। हालांकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 40 ही प्रश्न आए थे, लेकिन लिखित उसमें 6 आए थे। अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग पैटर्न बना रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैं यह जो है लेक्चर बना रहा हूँ। तो 100 प्रश्न मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के आपको दूंगा। ओके, इससे पहले आपके और भी जो है प्रश्न जो है आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। लिखित वाला मॉडल पेपर मैं जल्द ही आपके सामने अवेलेबल करवा दूंगा। हालांकि बता दूं, ये लेक्चर लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें दी गई जानकारी बहुत ही जो है अच्छी हेल्पफुल होगी सभी छात्र छात्राओं के लिए। ओके, तो बी ए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के बारे में जानते हैं, और जो आर्थिक उसके जो है 100 से अधिक प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य है, किसी किसी विद्यालय में सभी करने होंगे, किसी किसी में लिखा रहेगा कि केवल 75 जो है शुरुआत के 75 प्रश्न। अगर आप मान लेते हैं 100 प्रश्न दिया है, 100 के 100 कर देते हैं, तो शुरुआत के 75 प्रश्न का आपको नंबर दिया जाएगा, बाकी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जैसे जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से तो हमने रखा है, ये जो है सभी प्रश्न के प्रश्न जो है अंक समान है, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक तो समान होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन हो सकता है सभी प्रश्न आपको करने के लिए ना बोला जाए, 75 ही बोले जाए, तो आप लोग जो है जैसा एग्जाम हाल में पेपर में लिखा होगा उसी हिसाब से करिएगा। ओके, पहला प्रश्न है, नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो भाई सभी को पता है नवीनतम सामाजिक विज्ञान इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका समाजशास्त्र। यही जो है सामाजिक क्या है भाई, ये जो है नवीनतम सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी समाजशास्त्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का जो शासक था उसका क्या नाम था भाई? उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। ऑप्शन ए में दी है लुई 16वां। तीसरा नंबर प्रश्न है, फटाफट से लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है? प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं भाई? व्यवस्था, क्रमबद्धता और संगठन ये तो हैं, लेकिन विघटन जो है ये सामाजिक संरचना मतलब कि संरचना संबंधित नहीं है। ओके, क्योंकि विघटन माने क्या होता है? विखंडित होना। और संगठन, व्यवस्था, क्रमबद्धता इसका मतलब होता है एक प्रकार से बताया रहा, तो ये संरचना का मतलब होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा तीसरे का। अगला प्रश्न चौथा नंबर, ग्रीक भाषा में लोगास शब्द का क्या अर्थ है? तो लोगास माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ग्रीक लोगास भाषा का है, और लोगास माने क्या होता है? विज्ञान। लोगास माने क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान। तो शास्त्र या विज्ञान किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो वही करेक्ट होगा आपका बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? तो किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? किसने कहा? तो कहा था इसको अगस्त कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया अगस्त कॉम्ट। और समाजशास्त्र के जनक भी अगस्त कॉम्टे हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, कहाँ के? फ्रांस के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? तो प्राथमिक समूह चार्ल्स कोले बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब बिल्कुल ये सही है आपका। ठीक है, और अंतः समूह तथा बाह्य समूह समझा ने ही बताया था, इसका कैटेगराइजेशन किया था समूह का। और एच हाई मैंने संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी, बिल्कुल ठीक है। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह दुर्खीम का नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष सातवां नंबर, इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया था, तो किस जनजाति का किया था? तो इमाइल दुर्खीम ने जो किया था वो अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अरुंटा जनजाति, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आठवां नंबर, बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और बहुत ही चीज़ें आप जान सके। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी भाई? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लगातार एग्जाम से बनता है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपके समक्ष आ चुका है अगला प्रश्न।
9वां नंबर प्रश्न है, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित में किया है। अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि हमको प्रकृति के द्वारा स्वयं मिलती हैं, कुछ हमको जो है अर्जित करनी पड़ती है। इस प्रकार से परिस्थिति को किसने बांटा है, तो किसने बांटा भैया, किसने बांटा है, तो राल्फ लिंटन महोदय ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। और बता दें आपको, कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है सोशियोलॉजी का। अब जैसे कि आपका जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बचा हुआ है, आगरा विश्वविद्यालय का बचा हुआ है, इसी प्रकार से और भी विश्वविद्यालय के पेपर जो हैं अभी बचे हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी बचा हुआ है, तो उसका तो लिखित होगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक। और इसी प्रकार से जिसका भी आपका ऑब्जेक्टिव होना है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये है, लेकिन जिसका लिखित होना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर भी जो है आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, उसमें पूछे गए प्रश्नों को भी दिखाऊंगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई, कि निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं, तो भाई अगस्त काम्टे आपके कहाँ के, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं फ्रांस के हैं अगस्त काम्ट, ठीक है। और बाकी योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे और जीएस घुरिये भारतीय हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वां नंबर की चार्ल्स कूले ने, प्रश्न क्या है, कूले ने प्राथमिक समूहों को कौन से उदाहरण दिए हैं। तो परिवार कहा है, पड़ोस या क्रीड़ा समूह या इन सभी को। तो चार्ल्स कूले ने जो है इन सभी को, पर सभी को जो है प्राथमिक समूहों के उदाहरणों में रखा है, ठीक। क्योंकि परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह ये सब प्रथम जो है सब मतलब प्राथमिक समूह में आते हैं। दूसरा 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन संस्था नहीं है। निम्न में से कौन सी संस्था नहीं भाई, तो वंशानुक्रमण ये कोई संस्था नहीं, प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर यही डी होगा। विवाह, धर्म, नातेदारी ये सब क्या है, ये संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, सोसाइटी पुस्तक के लेखक का मतलब नाम बताइए। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो उसके लेखक हैं मैकाइवर और पेज। सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, मैकाइवर एंड पेज ने। ऑप्शन ए में दिया। अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो ये इस पुस्तक को लिखा किसने, चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, कूले। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, और किसकी भाई, पॉजिटिव पॉलिटी किसके के लेखक कौन है, 15वां नंबर। तो पॉजिटिव जो पॉलिटी है उसके लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है, कॉम्ट। कौन है, कॉम्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर, कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी रचना है। कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी रचना भाई, तो गिलिन और गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक की रचना करी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये लिखित पुस्तक किसकी भाई, ये किसके द्वारा लिखित है पुस्तक, अ हैंड बुक ऑफ, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी बताने का प्रयास करें। आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, आकबरनौर निमकाफ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, फॉकबेज किस मतलब फॉकबेज एक पुस्तक है, किसने लिखी भाई, फॉकबेज किसने लिखा है, तो फॉकबेज पुस्तक के रचयिता कौन है, समनर, ग्रह समनर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखा है। एक बात आपको बता दें, जो है एक हमने बुक्स के लेखक की सेपरेट वीडियो बनाई है, 12-15 मिनट की है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखा है। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है भाई, तो इसकी कौन है आपके जो है किंग्सले डेविस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, के डेविस। 20 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो प्रतिपादित करी थी, किसने करी थी, आकबर ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, 21 नंबर प्रश्न है, आत्मावाद को जो है किसने प्रतिपादित किया। आत्मावाद के जो है जो प्रणेता हैं वो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आत्मावाद के प्रणेता आपके कौन है, टाइलर महोदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टाइलर महोदय। ओके, आत्मावाद। अगला प्रश्न है, धर्म से संबंधित आत्मावाद, तो उसको इन्होंने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है। सामूहिक चेतना, ये सारे के सारे प्रश्न रटने योग्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी हमने अवधारणाओं के नाम, पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर गिनवा दिए हैं, ये सब लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा एकदम से। ओके, 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है आपका, सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी। तो सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है, किसने दी है, दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सही है।
निम्न विकल्पों में से कौन सही है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए दिया शिक्षा समाजीकरण में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। शिक्षा मानसिक विकास में सहायक है, बिल्कुल मानसिक विकास में शिक्षा सहायता प्रदान करती है। शिक्षा नैतिक विकास में भी सहायता करती है, बिल्कुल करती है। ऑप्शन डी में दिया ये सभी यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। ओके, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, इन सभी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई मेरे प्यारे दोस्तों? तो बिल्कुल चार्ल्स कूले दिए हो ऑप्शन में, तो आप वही लगाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, इन्होंने ही दी थी। अगला प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कौन मतलब से कौन संबंधित हैं? तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया भाई, कौन संबंधित है इससे? तो इससे परेटो हैं। ओके, कौन है? परेटो, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इड ईगो एवं सुपर ईगो को किसने समझाया? तो इड ईगो सुपर ईगो को किसने समझाया था भाई? तो फ्रायड ने समझाया था, या कूले ने, या मीड ने, या दुर्खिम ने? तो किसने समझाया था भाई, किसने समझाया था? तो समझाया था आपके फ्रायड महोदय ने। गत्यात्मक सिद्धांत भी इन्हीं का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। फ्रायड मनोविश्लेषण शास्त्री हैं। ओके, 27 नंबर प्रश्न आपके समझ है, समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन से हैं? समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन से भाई? तो स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक ये संप्रदाय हैं, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामाजिक वर्गों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत करा? तो किसने करा था भाई? 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जो ग्राह्य समनर है ना, उन्होंने क्या किया था, सामाजिक वर्गों को दो समूह में बांटा, एक अंतः समूह और एक बाह्य समूह। कूले ने किस तरीके से बांटा था? प्राथमिक और द्वितीयक समूह बांटा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए ऐसा कथन किसने कहा था? वार्ड ने, गिडिंग्स ने, परेटो ने, पेज ने? किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, ये कथन कहा था किसने? गिडिंग्स महोदय ने, कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बात किसने कही थी भाई? इस बात को कहा था, किसने कहा था? तो गिडिंग्स महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 30वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, एक समिति की परिभाषा है। एक समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित एक समूह होता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है भाई? यह कथन किसका है कि एक समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित एक समूह होता है? यह कथन किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन कहने वाले विद्वान है HP फेयरचाइल्ड, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप होते हैं। यह कथन किसका है भाई? यह कथन किसका है? बड़ा ही अच्छी जो है परिभाषा है, और एग्जाम्स में पूछी जाती है लगातार। परिभाषा क्या है? परिभाषा है समूह की, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से होता है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप होते हैं। यह किसने कहा भाई? तो यह कहने वाले विद्वान का नाम है आपके मैकाइबर और पेज। ओके, कौन है, किसने कहा? मैकाइबर पेज ने कहा, ऑप्शन सी में दिया मैकाइबर पेज, वही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 32 नंबर प्रश्न है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और लगातार परीक्षा में आता है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, या हम समितियों से संबंधित होते हैं, संस्थाओं से नहीं? यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन भी मैकाइबर और पेज का ही, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धर्म को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया भाई? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये बात किसने बताई थी? टालर महोदय ने बताई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 34 नंबर, धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार ये सारे के सारे प्रश्न बन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही एक प्रकार से आप सोचिए, इन प्रश्नों को हमने इसमें रखने का प्रयास किया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। और बहुत आप लोग सोचिए कि बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे मेहनत करके लिए मैं आया हूँ। धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा? धर्म जनता के लिए अफीम है, ये बात किसने कही भाई? ये बात कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, देखने का प्रयास करेंगे। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
संस्कृति मानव मतलब पर्यावरण जो है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? हर्ष कोविट्स ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए हर्ष कोविट्स, वही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, प्राथमिक समूहों की विशेषताएं चुनिए। प्राथमिक समूहों की विशेषताएं चुनिए भाई। तो प्राथमिक समूहों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपकी? प्राथमिक समूहों की शारीरिक समीपता भी होती है, लघु आकार भी होता है इसका, और तुलनात्मक स्थिरता भी होती है लघु समुदाय मतलब समूह में, अर्थात प्राथमिक समूहों में। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऊपर सभी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक चुनिए। प्रदत्त परिस्थिति कैसे निर्धारित होती है? लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, या नातेदारी के हिसाब से? तो लिंग, आयु, नातेदारी, ये सब क्या है भाई? ये सब प्रदत्त परिस्थिति के अंग हैं या नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये सब बिल्कुल प्रदत्त परिस्थिति के ही अंग हैं। आप खुद नहीं डिसाइड करते सकते हैं कि आप लड़का होंगे कि लड़की होंगी। आप खुदे पैदा हुए हैं, लड़के होकर के पैदा हुए तो लड़का है, आप लड़की होकर के पैदा हुए तो लड़की हैं। ये आपकी प्रदत्त परिस्थिति है। और आयु आपकी क्या होगी आप डिसाइड नहीं करेंगे। नातेदारी आपकी किससे होगी किससे नहीं होगी, ये आप कोई पैदा होने जैसे आप पैदा होंगे वैसे आपकी बुआ, मौसी, कोई नानी, कोई आजी, इसी प्रकार से आपकी होंगी, कोई मम्मी होंगी, कोई पापा होंगे। तो ये पहले से फिक्स है। 28 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है सीमेल, बी में दिया बेबर, सी में दिया बीरकांत, और डी में दिया दुर्खीम। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 38 का? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी दुर्खीम। ओके, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबद्ध अस्थायी समूहों या श्रेणियों में समाज का जो है विभाजन होता है, या कथन किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले विद्वान है जिसबर्ट, पी जिसबर्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, किसने लिखी भाई? तो के.एम. कपाड़िया ने, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने लिखी। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, समाज है। समाज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन ए में दिया ही, ऑप्शन नहीं होगा ए वाला। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम्स की दृष्टि से। प्रश्न क्या है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अमूर्त है? निम्नलिखित में से कौन अमूर्त है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन अमूर्त है? समाज अमूर्त होता है क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल होता है और जाल दिखाई नहीं पड़ता, जबकि समूह, समुदाय और समिति, समूह, समुदाय और समिति ये क्या होते हैं? ये मूर्त होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं भाई? तो कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? तो समुदाय की ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यही आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि समुदाय की विशेषता ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, समुदाय की सदस्यता जन्मजात होती है। सामुदायिक भावना समुदाय में पाई जाती है, मूर्तता होती है समुदाय में, सामान्य जीवन होता है, ये सब होते हैं। बाकी ऐच्छिक सदस्यता जो होती है आपकी समिति की होती है, ना कि समुदाय की। अगला प्रश्न 44 नंबर, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं? एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो अगर एक निश्चित भूभाग में कोई संगठन रह रहा है तो उस संगठन को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समुदाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? 45 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन डी में दिए हैं कार्ल मार्क्स। ओके, दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा 45 का। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, कौन सी 46 नंबर प्रश्न है, कौन जाति की विशेषता नहीं है भाई? तो अंतर विवाह जाति में हो सकता है, संस्तरण भी एक विशेषता है जाति की, खान पान पर प्रतिबंध होता है जाति में, ये तीनों होते हैं, लेकिन वर्ग चेतना जो होती है जाति में नहीं होती है, विशेषता उसकी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि जब एक स्त्री का विवाह एकाधिक भाइयों से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात जब एक स्त्री का विवाह उसके जो है जो पति होता है उसके एकाधिक भाई से, मतलब कि एक से अधिक भाइयों से होता है, चाहे 2 भाई हैं, चाहे 3 भाई हैं, चाहे 4 हैं, अगर उनसे किसी एक स्त्री का विवाह हो जाता है बड़े भाई से, तो स्वतः उसके जो छोटे 3 भाई हैं उनकी पत्नी जो है वो कहलाती है, जो स्त्री होती है, सॉरी, तो जो स्त्री होती है उनकी पत्नी स्वतः कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम बहुपद विवाह कहते हैं, बहुपत्नी विवाह या सहजीवन या समूह विवाह कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा 47 का। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है कि जब परिवर्तन में
केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है तो हम उसे उद्विकास कहते हैं। कि जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है तो हम उसे उद्विकास कहते हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहने वाले विद्वान है मेरे प्यारे दोस्तों मैकाइवर एंड पेज। ऑप्शन नंबर डी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना भी होती है ग्रामीण समुदाय की, जाति व्यवस्था पर आधारित होता है, लेकिन खुलापन नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। खुलापन ये विशेषता इसकी नहीं है ग्रामीण समुदाय की। अगला प्रश्न है 50 नंबर, कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? कौन नहीं है भौतिक संस्कृति का उदाहरण? ऑप्शन दिया फर्नीचर है भौतिक संस्कृति, पुस्तकें हैं, वस्त्र हैं, लेकिन धर्म जो है भौतिक संस्कृति नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है भाई? दुर्खिम ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आत्मदर्शन दर्पण सिद्धांत मतलब कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? कौन है? तो चार्ल्स कूले हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 53 नंबर, समाज शास्त्र में लोग पढ़ते हैं। समाज शास्त्र में लोग क्या पढ़ते हैं? सामाजिक संबंध पढ़ते हैं, सामाजिक क्रियाएं पढ़ते हैं, सामाजिक समूह पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी होगा। बिल्कुल ये सभी करेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 54 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि काम्ट किस देश से संबंधित थे? काम्ट जो थे वो किस देश के थे भाई? तो काम्ट कहाँ के थे? काम्ट कहाँ के थे? बिल्कुल फ्रांस के थे। अगस्त काम्ट का जन्म कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 55 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, जन्म से निर्धारित होती है? बिल्कुल नहीं होती है। वंशानुक्रम से? बिल्कुल भी नहीं। जैविकीय विशेषताओं से या फिर योग्यता एवं कुशलता से? तो जो आप अर्जित करेंगे अर्थात जो अपने दम पर आप पाएंगे वो अपनी योग्यता से पाएंगे, अपनी कुशलता से पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 55 का कैसा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। ओके। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यारे दोस्तों? डार्विन महोदय ने किया है। ये बात ध्यान रखें, जब डार्विन और स्पेंसर एक में दिए होंगे तब आपको डार्विन ही लगाना है उद्विकास अगर पूछे तो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 57 नंबर, समाज एक सावयव की भांति है, ये कथन किसका है? समाज एक सावयव की भांति है, यह कथन किसका मेरे प्यारे दोस्तों? मर्टन, स्पेंसर या जिसबर्ट या डार्विन? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पेंसर महोदय ने ये कथन कहा था कि समाज एक सावयव की भांति कार्य करता है। अगर आप देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने लिखा है। डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने क्या लिखा भाई? कौन सी पुस्तक डॉक्टर जी.एस. घुरिये की इनमें से? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिये की इनमें से कौन सी पुस्तक है भाई? इनमें से जो पुस्तक है डॉक्टर जी.एस. घुरिये की कौन सी है? तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये पुस्तक किसके लेखक कौन है? डॉक्टर जी.एस. घुरिये ही हैं। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ओके। तो 58 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 58 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जी.एस. घुरिये। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है भैया? समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र है आपका ये सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 60 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। एग्जाम्स में लगातार आता तो आएगा जरूर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में किन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम आरंभ हुआ? भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है 62 नंबर, हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या है भाई? हिंदू विवाह का जो प्रथम उद्देश्य है वो क्या है? धर्म है, प्रजा है, रति है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू विवाह का जो जो आपका प्रथम उद्देश्य है वो क्या है? धर्म। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 63 नंबर, परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है। परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है, ये बताइए किसमें? तो हिंदुओं में एक संस्कार होता है जबकि और सभी में समझौता माना था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदुओं में स्त्रियों व पुरुषों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई है।
तो कितनी निर्धारित की गई मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी 18 से 21 निर्धारित की गई हिंदू स्त्रियों में और पुरुषों में विवाह के लिए। तो जो है स्त्रियां जो है 18 साल की हैं और अगर पुरुष 21 साल का है तो शादी करने योग्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अब बढ़ा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूलतः किसके विचारों पर आधारित है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? हॉब्स के, लॉक के या रूसो के या सभी के? तो मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से जो सभी है ना वही करेक्ट होगा, क्योंकि जॉन लॉक और रूसो इन तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बातें बताई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बन जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मतलब मनुष्य जिससे जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है या व्यक्ति सीखता है कुछ, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रक्रिया आपकी कौन सी है? उस प्रक्रिया का नाम है सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण। ऑप्शन डी में दिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति जो होता है समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनता है। अर्थात एक व्यक्ति जो होता है जन्म से पशु की भांति होता है, लेकिन उसको मनुष्य बनने की जो मतलब जो उससे मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात किस प्रक्रिया के द्वारा उसने मनुष्य के गुण उसके अंदर आए हैं, तो सामाजिकरण ही होता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्न विकल्पों में से कौन सही है? निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा सही आपसे पूछ रहा है? ऑप्शन ए दिया संस्कृति मानव निर्मित होती, बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। संस्कृति सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है, ये भी सही है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ठीक, तो ये बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊपर सभी, ये करेक्ट होगा, तीन सभी सही है। ओके, 68 नंबर प्रश्न आपके समक्ष धर्म के प्रकार हैं। धर्म के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए दिया है आपका संगठित जो है सामाजिक संगठन का आधार, बिल्कुल ये भी है प्रकार। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी प्रदान करता है धर्म के प्रकार। संवेगात्मक सुरक्षा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी वाला। ओके सभी। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है आपका, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के कौन सा परिवार बनाते हैं? तो पति पत्नी और उनके बच्चे मिला करके कौन सा परिवार बनाते हैं भाई? एक विवाहित परिवार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है। प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है। प्रगति को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया? तो प्रगति की परिभाषा को देते हुए ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था भाई? ऐसा कहा था लेस्टर वार्ड महोदय ने। क्या कहा? प्रगति की परिभाषा देते हुए लेस्टर वार्ड कहते हैं कि प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है, ये बात उन्होंने कही थी। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित तीन अवधारणाएं, भूमिका प्रतिमान, भूमिका मतलब परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला, ये बात किसने कही थी? तो परिस्थिति एवं भूमिका के से संबंधित तीन अवधारणाएं बताई, किस विद्वान ने बताई हैं? पहली अवधारणा है भूमिका प्रतिमान, दूसरी परिस्थिति प्रतिमान, तीसरा परिस्थिति श्रृंखला। ये किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहने वाले विद्वान कौन है? आपके मर्टन, आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 55 में हुआ, उसके अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? तो लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए 1955 के अनुसार लड़कियों की जो एज रखी गई है विवाह के, वो 18 वर्ष रखी गई है और पुरुषों के लिए 21 रखी गई है। ओके, अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है, सामाजिक भौतिकी पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग जो है लिया? सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए मतलब समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के नाम के स्थान पर सामाजिक भौतिकी अर्थात जो सोशल फिजिक्स के जो है के लिए प्रयोग किसने जो है कहा था कि ये चीज़ करो आप, मतलब कि समाजशास्त्र को जो है सामाजिक भौतिकी कहा जाए, किसने कहा था ऐसा भाई? ये कथन देने वाले कौन है भाई? कौन है? तो अगस्त काम्टे ने ही, जब समाजशास्त्र का उदय नहीं हुआ था समाजशास्त्र से पहले, समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे ने ही जो है सामाजिक भौतिकी के नाम से कहा था। ओके, अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो कौन है? जी और मीड है। कौन है? जी और मीड। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। 76 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक समूह कौन सा है इनमें से? प्राथमिक समूह कौन सा है भाई? 76 नंबर प्रश्न, तो प्राथमिक समूह इनमें से कौन सा है? परिवार जो है ये प्राथमिक समूह होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है।
अगला 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इस कथन का मतलब यह किसका कथन है? 77 नंबर का कथन किसका? मैकाइवर और पेज का। चाहे ये पूछ कहे सामाजिक संबंधों के विषय में है या सामाजिक संबंधों का जाल है, कथन किसका रहेगा? मैकाइवर पेज ने ही बताई थी। 78 नंबर प्रश्न है आपका। 78 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की क्या विशेषता है भाई? आत्मनिर्भरता, सजातीयता, लघुता, ये सब। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने इन सभी विशेषताओं को लघु समुदाय की विशेषता बताया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। अगला प्रश्न है जो है 79 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन समुदाय है? भोजनालय समुदाय है, गांव है, कारागार है या विद्यालय है? समुदाय कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से? तो गांव जो होगा एक समुदाय की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 80 नंबर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती है। तो योगेंद्र सिंह ने इस पुस्तक को लिखा था। किसको? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। संस्कृति के विभिन्न अंग कौन से हैं भाई? संस्कृति प्रतिमान, सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन प्रजाति है? भारत में कौन सी प्रजाति मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत में द्रविड़ियन प्रजाति रहती है। बाकी संथाल, नागा और उरांव ये सब क्या है? जनजातियां होती हैं। प्रजाति जो केवल है भारत में वो कौन सी? द्रविड़ियन प्रजाति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन में ही केवल द्रविड़ियन प्रजाति ही लिखा है और बाकी तो सब जनजातियां हैं भारत की। 83 नंबर प्रश्न है, जब निम्न जाति की स्त्री ऊंची जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई निम्न जाति की या निम्न वर्ग की जो लड़की होती है किसी ऊंचे जो है वर्ड में या किसी ऊंची जाति में विवाह कर लेती है तो उस विवाह को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उस विवाह को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। अर्थात ठीक ठाक विवाह, चलो हो गया ठीक है। लेकिन जब निम्न जाति का लड़का होता है और उच्च जाति की लड़की होती है और शादी हो जाती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तब भी होता, लेकिन लिखा जब निम्न जाति की स्त्री होगी, जब निम्न जाति की स्त्री ऊंची जाति के पुरुष से विवाह करेगी तो वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा? अनुलोम विवाह, मतलब कि चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 84 नंबर प्रश्न है आपका, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का जो कारण मानने वाले विद्वान है कौन है वो? उनका नाम है LH मार्गन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह कैसा क्या है भाई? बहिर्विवाह क्या है? तो बहिर्विवाह क्या है? अपने समूह में विवाह करना क्या कहलाता है? सॉरी, अपने विवाह में समूह करना, तो ये तो बहिर्विवाह होगा नहीं। समूह से जब आप बाहर विवाह करेंगे तो होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट। समूह से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? कौन नहीं है? जो है कविता और संगीत जो है सभ्यता का अंग नहीं। बाकी ये सब आपके वैद्युत यंत्र हो गए, पारमाणविक शक्ति और बैंक, ये सब सभ्यता के एक अंग है। ओके, तो कविता और संगीत ये सब जो है सभ्यता का अंग नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है, किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो JS मिल महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संकल्पना है, एक विवाह का सिद्धांत। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था भाई? वेस्टरमार्क। किसने दिया था? 88 का क्या होगा? वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न 89 नंबर, क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं? पुस्तकें, कपड़ा, घर, तो पुस्तकें, कपड़ा, घर ये सब है। धर्म जो होता है भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा 89 का। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 90 नंबर प्रश्न कहता है आपसे कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही उसकी दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसका है? बड़ा ही फेमस ये डायलॉग है, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार आता है 90 का, कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है वर्न्स, मतलब जो है बर्न्स एवं बेकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 91 नंबर प्रश्न है, समाज की विशेषता है। समाज की विशेषता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अमूर्त होती समाज,
समानता और भिन्नता भी होती है, पारस्परिक निर्भरता भी होती है समाज में। इनमें से सभी ऑप्शन डी में दिया वही करेक्ट आंसर होगा, समाज की सारी विशेषताएं हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो जब भी आपसे एग्जाम से विशेषता पूछेगा, कारण पूछेगा, लाभ हानि पूछेगा, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बार बार बताया था, तो वो कौन सा होगा आपका, वो आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? 92 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जी.एस. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक के रूप में माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं का संयोग है? सोशियोलॉजी शब्द किससे बना है? सोशियस और लोगास से बना है। अब सोशियस और लोगास किन किन दो भाषाओं से बने हुए हैं इनमें से? तो 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लैटिन और ग्रीक। तो सोशियस जो है लैटिन से है और ग्रीक से बना है कौन? आपका लोगास। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? सी होगा। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैन इज अ सोशल एनिमल। और अगर पूछे मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, दोनों कोई पूछे, मैन इज सोशल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे ये पूछे चाहे मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये पूछे चाहे पूछे मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी दोनों है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमेशा और हमेशा किसका होगा? अरस्तु का होगा। ओके, 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, जाति का निर्धारण निर्धारण होता है। जाति का निर्धारण किसके द्वारा होता है भाई? जाति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जन्म से जाति का निर्धारण होता है। आपकी जो है किस जन्म, जहाँ जैसे जन्म लेंगे, कहाँ पर आपने जन्म लिया, आप किस जाति में जन्म लिया, ये बात आपको पता चल जाएगी। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है कि समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है। इस निरंतर परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा किसने दी भाई? बड़ी फेमस परिभाषा है और बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। इसको दिया है मैकैबर और पेज ने। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, 97 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 97 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है कि प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा फेमस प्रश्न आ चुका है, एग्जाम्स में लगातार आता है। तो प्रिमिटिव कल्चर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? टायलर महोदय ने उस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया टायलर, वही करेक्ट होंगे। ओके, अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुगत या फिर जो है वर्ग वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम जाति के नाम से जानते हैं। ओके, बात ध्यान रखिए, उसी जाति की परिभाषा ही है कि जब एक वर्ग पूर्णतः जो है वंशानुगत होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर उसका ए करेक्ट होगा, जाति कहते हैं। ओके, 99 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विवाह यानी कि जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो आया था, कब आया था मेरे प्यारे दोस्तों? 1955 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी में दिया है 1955, वही करेक्ट होगा। तो 1955 ईस्वी में जो है हिंदू विवाह अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 100वां नंबर, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा है? मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? मिताक्षरा नामक टीका लिखने वाले विद्वान है आपके विज्ञानेश्वर। किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। तो ये 100 के 100 प्रश्न हमने आपको बता दिए। और आपको बता दें, जब पीडीएफ अगर आपके जो है मैं सेंड कर दूंगा, आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। जल्दी ही आपका अनाउंसमेंट करने वाला है, तो पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसमें जो है आपके जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए गए उसके हमने इनको भी लिखने का प्रयास किया आंसर की, तो ये भी आप लोग उसी में देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको अभी बता दूं आपको कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है। स्पोर्ट्स मतलब कि स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का जो मॉडल पेपर है ये हमने आपको दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी आज रात के 8 बजे से आपकी क्लास हो ही रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इस जो है लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है और जो है सेकंड ईयर के लिए भी है, थर्ड ईयर वालों में भी आता है। तो आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपका पेपर लगा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।